एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट सितंबर मंथ 2025 ईयर। हमने इसका हेडलाइन देख लिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग इसका डिटेल जो है ना न्यूज़ देखते हैं। 54 पेज का ये पीडीएफ है, यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, 54 पेज का है, 54 पेज का पीडीएफ है हमारा। तो यहाँ दिख रहा है हमें। शुरू करते हैं। हमने देख लिया था यहाँ पे हेडलाइन राष्ट्रीय घटनाक्रम का, डिटेल्स में देखते हैं सब कुछ। तो पहला न्यूज़ है, भारतीय नौसेना को उदयगिरी और हिमगिरी स्टिल्थ फ्रिगेट मिले हैं। उदयगिरी, हिमगिरी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली बार दो युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी एक साथ भारतीय सेना को सौंपे गए हैं। आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी दोनों भारत में बने हैं और इनके 75% कंपोनेंट भारत में ही बने हैं। दोनों अत्याधुनिक स्टील फ्रिगेट हैं जो समुद्र में दुश्मनों को चकमा देने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इनके शामिल होने से नौसेना की युद्ध की तैयारी बढ़ी है और युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की कोशिश को मजबूती मिली है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए जहाज हैं और इनमें बेहतर हथियार और सेंसर लगे हुए हैं। आईएनएस उदयगिरी, इसे मुंबई की एक कंपनी है मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDSL, इसने बनाया है। अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई 149 मीटर है, 149 मीटर है और इसकी चौड़ाई 17.8 मीटर है। इसकी स्पीड जो है लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अच्छी खासी स्पीड है इसकी। और इसका नाम जो है आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत श्रृंखला, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, उसके नाम पर रखा गया है। यह एक स्टील्थ डिज़ाइन है। स्टील्थ डिज़ाइन का मतलब होता है छिपा रहना, रडार में नहीं आएगा, लिखा हुआ भी है, जो रडार, इंफ्रारेड या आवाज़ से बचने में सक्षम है। इसमें 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें लगाई जाएंगी। ठीक है। आईएनएस हिमगिरी के बारे में देखें तो ये कोलकाता की कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, तो इसने बनाया है। इसकी स्पीड और वज़न जो है वो लगभग उदयगिरी जैसा ही है, आईएनएस उदयगिरी जैसा है। इसमें मरीज टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम लगा हुआ है। इसमें एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगाया जाएगा। यह युद्धपोत बराक 8 और ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस है। दूसरा न्यूज़ देखते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात में ई-विटारा और बैटरी प्लांट लॉन्च किया है। भारत के क्लीन एनर्जी मिशन को एक बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद ज़िले के हसलपुर में मारुति सुजुकी की एक पहली बैटरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, यानी कि बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ई-विटारा और लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। भारत जापान पार्टनरशिप को उद्घाटन किया है और भारत जापान पार्टनरशिप को एक दूसरे के लिए बनी बताया है। किन्होंने बताया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मेड इन इंडिया लेवल वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों का 100 से ज़्यादा देशों में बेचा जाना गर्व की बात होगी। हाँ, बिल्कुल गर्व की बात होगी ही। सुजुकी मोटर प्लांट में प्रधानमंत्री ने ई-विटारा को हरी झंडी दिखाई है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों के तहत ग्रीन मोबिलिटी में भारत की बढ़ती लीडरशिप का प्रतीक है। TDSG लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी उद्घाटन किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड बनाएगा। यहाँ बनने वाली लगभग 80% बैटरी भारत में ही बनाई जाएगी, जिससे इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी भारत की। भारत जापान साझेदारी क्या है? प्रधानमंत्री ने भारत जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए दिवंगत ओसामू सुजुकी के योगदान को याद करते हुए कहा कि मारुति सुजुकी जापान की कारें एक्सपोर्ट करके मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं।
प्रधानमंत्री जल्द ही जापान का दौरा करेंगे, जिससे भारत और जापान औद्योगिक सहयोग और मजबूत होगा, जिसकी शुरुआत मारुति सुजुकी जैसी परियोजनाओं से हुई थी और अब यह मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन तक फैल गया है। ऐसा हुआ है। अगला न्यूज़ जो है वो है भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि नोएडा में खुला है, उससे जुड़ा हुआ है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 अगस्त को देश के पहले टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। यह प्लांट भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ऑप्टिमस इंफ्राकॉम और मटीरियल साइंस में दुनिया की जानी मानी इनोवेटर कंपनी कॉर्निंग का जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर किसका है? ऑप्टिमस इंफ्राकॉम और कॉर्निंग कंपनी का। अश्विनी वैष्णव ने ऑप्टिमस और कॉर्निंग की पार्टनरशिप और प्रोडक्शन शुरू होने पर खुशी जताई और कहा कि भारत में कंपोनेंट्स के लिए पूरा इकोसिस्टम तेज़ी से बदल रहा है। पिछले 11 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ गई है। 11.5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जिसका एक्सपोर्ट लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का है। भारत में टेम्पर्ड ग्लास मार्केट का अनुमान लगभग 500 मिलियन यूनिट से ज़्यादा है, जिसकी रिटेल वैल्यू लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। ऑप्टिमस इंफ्राकॉम के चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता ने कहा, यह भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मेक इन इंडिया विज़न के लिए एक ऐतिहासिक पल है। दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फ़ोन मार्केट में से एक होने के बावजूद भारत टेम्पर्ड ग्लास के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहा है, तो ये अब ठीक हो जाएगा। अगला जो न्यूज़ है वो डाक विभाग ने मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है, उससे संबंधित। संचार मंत्रालय के डाक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लोकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे IoT का मतलब तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होना चाहिए, और जियो स्पेशल सॉल्यूशन देने वाली कंपनी मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। इसके सहयोग का मकसद डिजी पिन का डेवलपमेंट और लागू करने में मदद करने के लिए मैप माई इंडिया के मैपिंग प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। यह MOU नई दिल्ली के डाक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में डाक विभाग और मैप माई इंडिया मैपल्स के तय प्रतिनिधियों द्वारा साइन किया गया। MOU की कुछ शर्तें हैं। क्या लिखा हुआ है? मैप माई इंडिया नो योर डिजी पिन एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन के लिए बेस मैप्स प्रोवाइड करेगा, जिससे यूज़र विजिबिलिटी बढ़ेगी। जियो लोकेशन के आधार पर सटीक डिजी पिन बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा डिजी पिन फंक्शनैलिटी मैपल्स एप्लीकेशन में शामिल किया जाएगा, जिससे यूज़र डिजी पिन का इस्तेमाल करके लोकेशन सर्च और नेविगेट कर सकेंगे। मैप माई इंडिया अपने डेटाबेस में पहले से पहचाने गए एड्रेस को डिजी पिन अलॉट करने में भी मदद करेगा, जिससे लोकेशन बेस्ड सर्विसेज मजबूत होंगी और सभी प्लेटफॉर्म पर डिजी पिन को अब ज़्यादा अपनाया जाएगा। अगला जो न्यूज़ है वो है गोवा में 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन से संबंधित है। 5वां आसियान इंडिया यूथ समिट विदेश मंत्रालय के द्वारा इंडिया फाउंडेशन और आसियान फाउंडेशन के सहयोग से गोवा में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 28 से 31 अगस्त 2025 तक के बीच में हुआ था। इसका थीम है युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। इस समिट का एक मकसद युवाओं के बीच सहयोग और जुड़ाव को बढ़ावा देना है, ताकि वे मिलकर आम चुनौतियों का सामना कर सकें और नए अवसरों का फ़ायदा उठा सकें। इस कॉन्फ्रेंस में साल 2025 को आसियान इंडिया टूरिज़्म ईयर के तौर पर मनाया गया है। अगला न्यूज़ छठा, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। श्री आकाश त्रिपाठी अतिरिक्त सचिव हैं, विद्युत मंत्रालय और महानिदेशक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE ने एक स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 जारी किया है। यह इंडेक्स भारत के विभिन्न राज्यों के एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस को दिखाता है और डेटा आधारित फैसलों को आसान बनाने में
आसान बनाने, बेस्ट प्रैक्टिस को बढ़ावा देने, राज्यों के बीच हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। इंडेक्स के छठे एडिशन में एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड फ्रेमवर्क शामिल है, जिसमें 7 मुख्य डिमांड सेक्टरों में 66 इंडिकेटर हैं, जिसमें बिल्डिंग, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां यानी कि डिस्कॉम्स और क्रॉस सेक्टर पहल शामिल है, जो एनर्जी सर्विसेज कंपनियों यानी कि ESCO मॉडल, बिल्डिंग के लिए स्टार रेटिंग, MSME क्लस्टर प्रोफाइलिंग, पैट स्कीम विस्तार, EV डिमांड साइड इंसेंटिव और डिस्कम्स के डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रयासों जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। वैसे इतना कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है, जो हमारा आगे का जो डेटा है वो इम्पॉर्टेंट है। खैर, लेकिन एक बार पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का कुछ अगर आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो वो हमें MCQ सॉल्व करने में मदद दे सकता है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। यह फ्रेमवर्क राज्य नेतृत्व वाली पहलों जैसी कि एनर्जी ऑडिट, रेट्रोफिट टेक्नोलॉजी प्रदर्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों के मूल्यांकन और कार्यान्वयन पर जोर देता है। राज्यों को लीडर्स कुल मूल्यांकन स्कोर का 60% से अधिक, ये लीडर्स वाली कैटेगरी कहलाएंगे, जिनका जो स्कोर होगा वो मूल्यांकन स्कोर 60% से अधिक होगा। सफल कहलाएंगे अगर 50 to 60% के बीच में रहेगा। दावेदार कहलाएंगे अगर 30 to 50% रहेगा। और आकांक्षी कहलाएंगे अगर 30% से कम होता है। तो ये वर्गीकरण किया गया है। इसमें कुल जो है ना, कुल अंतिम ऊर्जा खपत TFEC के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया है। तो हमने देखा यहाँ पे टोटल 4 समूह बन रहे हैं। प्रत्येक समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य इस प्रकार हैं। तो एक समूह है, समूह 1, जिसमें क्या है MTOI, जिसका 15 से ज़्यादा है, तो उसमें महाराष्ट्र है। दूसरा जो है वो MTOI 5 से 15 के बीच में है, इसमें आंध्र प्रदेश है। और तीसरा जो समूह है जिसका जो MTOI है वो 1 से 5 के बीच में है, इसमें असम आता है। और 1 से कम MTOI में, जिसे समूह 4 के कैटेगरी में रखा हुआ है, इसमें त्रिपुरा है। अगला न्यूज़, भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता 52 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है। भारत में विंड पावर का डेवलपमेंट 1990 के दशक में शुरू हुआ था। विंड पावर का डेवलपमेंट 1990 के दशक में शुरू हुआ था और पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। भारत की कुल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी 31 जुलाई 2025 तक 52,140 गीगावाट हो चुकी है। इसका अनुमान है इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी के मामले में भारत दुनिया का 4था नंबर पर देश है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत 4थे नंबर पर है किसमें, तो विंड पावर डेवलपमेंट में। ठीक है, और अभी फ़िलहाल का कितना हो गया है, तो 52 गीगावाट से ज़्यादा हो गया है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जारी डेटा के मुताबिक विंड एनर्जी बनाने वाली लीडिंग राज्य निम्नलिखित हैं। तो पहला गुजरात है, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा कर्नाटक है। गुजरात 14,081 मेगावाट ये जो है पैदा करता है विंड पावर। तमिलनाडु 11,851 मेगावाट और कर्नाटक 7,707 मेगावाट। ऐसे डेटा इस तरह से याद रखना मुश्किल है, बट आप 14, 11 और 7 जो है ना, ये याद कर सकते हैं मेगावाट में। ठीक है, तो 14,000 एक मेगावाट है, लगभग ये 12,000 मेगावाट है, और ये लगभग ये 7.25 या 8 मेगावाट 8,000 मेगावाट के बराबर है। अगला जो न्यूज़ है वह है राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट महिला और महिला सुरक्षा सूचकांक नारी 2025 का ये जो है डेटा है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी कि नारी 2025 भारतीय शहरों में महिलाओं की सुरक्षा पर एक नया नज़रिया पेश करती है। इस रिपोर्ट में 31 शहरों में 12,770 महिलाओं का सर्वे किया गया और 65% का नेशनल सेफ्टी स्कोर रिकॉर्ड किया गया। शहरों को सुरक्षा के स्तर के आधार पर उच्च से निम्न तक की कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें शहरी सुरक्षा की असली तस्वीर सामने आई है। यह रिपोर्ट और इंडेक्स P-वैल्यू एनालिटिक्स के द्वारा तैयार की गई है। इसे दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने जारी किया है। प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार है। नारी रिपोर्ट 2025 बताता है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी की गई है, जिसमें 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय शामिल की गई थी। पॉस पॉलिसी POSH
कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कानूनी प्रावधान जिसे 2013 में लागू किया गया था, इसके बारे में बताया गया है। फिर सबसे सुरक्षित शहर की कैटेगरी में देखें तो कौन आता है? कोहिमा है, विशाखापट्टनम है, भुवनेश्वर है, आइजॉल है, गैंगटॉक है, ईटानगर है और मुंबई है। ये हमारे सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में है। कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजॉल, गैंगटॉक, ईटानगर, मुंबई। सबसे असुरक्षित शहर में अनफॉर्चुनेटली हमारा पटना शामिल है। जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची। फिर से एक बार सुन लेते हैं। सबसे असुरक्षित शहरों की श्रेणी में पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची है। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है संहिता सम्मेलन। संहिता सम्मेलन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। संहिता एक पहल है जिसका मकसद संस्थागत भागीदारों के सहयोग से भारत के बाहर पुस्तकालयों, अभिलेखागारों और अन्य भंडारों में रखी भारतीय और व्यापक दक्षिण एशियाई पांडुलिपियों का एक रिलेशनल डेटाबेस और डिजिटल रिपॉजिटरी बनाना है। ठीक है, संहिता सम्मेलन, डॉक्टर एस जयशंकर, नई दिल्ली, दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन। टारगेट क्या है? तो एक रिलेशनल डेटाबेस और डिजिटल रिपॉजिटरी बनाना है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो है वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि GPI 19वीं सालाना रिपोर्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 3 सितंबर को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जारी की गई। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा जारी की गई है, जो शांति और उसके आर्थिक मूल्य का आकलन करने वाला दुनिया का प्रथम थिंक टैंक है। ठीक है, यह व्यापक रिपोर्ट 163 देशों को उनकी शांति के सापेक्ष स्तरों के आधार पर रैंक करती है और वैश्विक शांति को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों, पैटर्न, चालकों पर नवीनतम डेटा और विश्लेषण प्रदान करती है। यह इंडेक्स सामाजिक सुरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की तीव्रता और सैन्यीकरण सहित 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर देशों में शांति के स्तर को मापता है। प्रमुख बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। इंडेक्स में 163 देशों में से भारत को 115वां स्थान मिला है, जिसका GPI स्कोर 2.229। हालांकि ये डेटा याद रखना मुश्किल है और मुझे लगता नहीं कि ये पूछना भी चाहिए, बट कुछ भी पूछ रहा है आजकल। तो GPI स्कोर 2.229 जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है। कितना हुआ है? तो 0.58% का सुधार हुआ है। 2024 के इंडेक्स में यानी कि GPI के इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स के इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिला था 116वीं, यानी कि अभी इस साल जो है, मतलब इस साल मतलब कौन सा साल का है? तो ये 2025 का है। तो 2025 में जो है रैंक है भारत का 115वां और 2024 में क्या था? रैंक 116वां था, यानी कि एक रैंक का सुधार हुआ है। आइसलैंड शुरू से ही सबको पता है, इसको तैयार करने की ज़रूरत भी नहीं है। सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है आइसलैंड। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः आयरलैंड और न्यूजीलैंड है। रूस को 163वें, यानी कि ये बॉटम पर है ना। रूस 163वें, यूक्रेन 162वें, दोनों का झगड़ा चल रहा है। सूडान 161वें इस इंडेक्स में सबसे नीचे रैंक पर है। अगर हम अपने भारत देश के पड़ोसी देशों को देखेंगे तो बांग्लादेश का 123वां रैंक है, नीचे है भारत से। और पाकिस्तान का 144वां है और अफ़गानिस्तान का 158वां इस इंडेक्स में सबसे नीचे रैंक पर ये सब बैठे हुए हैं। अगला जो न्यूज़ है वो CP राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति बने हैं, उनसे संबंधित है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके थे CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रिटायर्ड जज थे B सुदर्शन रेड्डी, याद रखना है B सुदर्शन रेड्डी, इनको 152 वोटों से हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव और नतीजों की घोषणा दोनों 9 सितंबर को हुई थी। 9 सितंबर 2025 ऑब्वियसली। वोटिंग 98.20% रही, यानी कि वोटिंग अच्छी है, अच्छी रहनी भी चाहिए। चुनाव आयोग के अनुसार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल
मतदाताओं की संख्या 788 थी। टोटल 788 लोगों को क्या था, मतदान करना था, जिसमें 7 सीटें खाली थी, जिसके कारण जो है प्रभावी मतदाताओं की संख्या 781 रह गई, जिसमें से कुल 767 सांसदों ने वोट डाले थे। नतीजों में राधाकृष्णन को 452 पहली पसंद के वोट मिले, जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। कुल 15 वोट जो है अमान्य घोषित कर दिए गए थे। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि कुल 13 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिसमें बीजेडी के 7 और बीआरएस के 4, शिरोमणि अकाली दल के 1 और एक निर्दलीय सांसद जो हैं शामिल हैं। तो कितना हो गया, 7, 4, 11 और 1, 12 और 1, 13। तो कुल 13 सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था। सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को पद की शपथ दिलवाई गई थी। सीपी राधाकृष्णन के बारे में जानें तो सीपी राधाकृष्णन अभी मतलब कि अभी की बात नहीं है, ये उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर थे। इससे पहले उन्हें झारखंड का गवर्नर नियुक्त किया गया था। झारखंड के गवर्नर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने तेलंगाना के गवर्नर और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभाली थी। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, अगर इनका पूरा नाम देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन हम लोग बोल रहे हैं, तो चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ये इनका पूरा नाम है। बीजेपी के पूर्व सीनियर नेता हैं और यह लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं। राधाकृष्णन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। पार्टी की तमिलनाडु यूनिट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने दक्षिण भारत में बीजेपी के विकास में अहम भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों वाला एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ध्यान देने वाली बात है कि नॉमिनेटेड सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो नॉमिनेटेड सांसद वोट दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के 60 दिनों के अंदर चुनाव कराना जरूरी होता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है, जो आमतौर पर दोनों सदनों में से किसी एक का सेक्रेटरी जनरल होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और कम से कम 20 समर्थक होने चाहिए। प्रस्तावक और समर्थक केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हो सकते हैं, मतलब कि राज्य के जो एमएलए और एमएलसी होते हैं, मतलब एमएलसी का तो होता ही नहीं है, एमएलए हो सकते हैं लेकिन उनका कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही प्रस्तावक और समर्थक हो सकते हैं। उम्मीदवार को 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होता है, ये तो नॉर्मल है, 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। अनुच्छेद 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति की कुछ योग्यताएं हैं और वो योग्यताएं हम लोग देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है, 35 साल की उम्र पूरी करना जरूरी है, राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होना जरूरी है और इसके अलावा वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आगे का डेटा अगर देखें तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ जो है अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 भारत में उपराष्ट्रपति होगा ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद जो 64 है राज्यों की परिषद का वो पदेन सभापति होता है, मतलब कि ये राज्यसभा के बारे में बोल रहा है, राज्यसभा का क्या होता है वो पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करेगा, ऐसा अनुच्छेद 65 बताता है। अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। अनुच्छेद 67 बताता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अनुच्छेद 68 बताता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने के समय तय करना और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। तो आकस्मिक रिक्ति अगर होता है तो उसके लिए कुछ व्यक्ति को चुना जाता है तो उसका कार्यकाल कितना होगा ये हमें अनुच्छेद 68 में बताता है। अनुच्छेद 69 में बताता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ क्या लिया जाएगा, मतलब शपथ का जिक्र है अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 70 में बताया गया है अन्य आपात स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो है हमारे उपराष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 71 बताता है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े हुए मामले के बारे में। तो अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े हुए मामलों के बारे में बताता है। आईएनएस अरावली को हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है।
आईएनएस अरावली को हरियाणा के गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना 12 सितंबर 2025 को गुरुग्राम में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की मौजूदगी में आईएनएस अरावली को कमीशन करेंगे। अभी थोड़ा सा लग रहा है कि कहाँ ये हमारा गुरुग्राम है, कहाँ हमारा आईएनएस अरावली है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। आईएनएस अरावली, जिसका नाम अरावली पर्वत श्रृंखला से लिया गया है, को भारतीय नौसेना के सभी सूचना और संचार केंद्रों के समन्वय में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आधुनिक समय में समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। गुरुग्राम में समुद्र कहाँ से आएगा, देखते हैं। इसे नौसेना कमांड और नियंत्रण संचालन के साथ साथ समुद्री क्षेत्र जागरूकता का समर्थन करने के लिए विकसित किया गया है। गुरुग्राम का सबसे नज़दीकी बंदरगाह गुजरात का कांडला है। गुजरात में कांडला है, जो लगभग 1148 किलोमीटर दूर है। हालांकि टेक्नोलॉजी के जरिए यह नौसैनिक अड्डा इतनी दूरी से भी भारतीय जल क्षेत्र की रक्षा कर पाएगा। समुद्र सुरक्षा सहयोगम या सहयोग के माध्यम से समुद्री सुरक्षा के आदर्श वाक्य से प्रेरित है। यह नौसैनिक अड्डा एक सहायक और सहयोगी भावना का उदाहरण है, जो नौसैनिक इकाइयों, एमडीए केंद्रों और संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है। बेस के शिखर पर एक केंद्रीय पर्वत की छवि है, जो अटूट और मजबूत अरावली श्रृंखला का प्रतीक है, और उगता हुआ सूरज शाश्वत सतर्कता, शक्ति, ऊर्जा का प्रतीक है। साथ ही संचार और समुद्री विकास के क्षेत्रों में विशेष तकनीकी क्षमताओं के उदय का भी प्रतीक है। इस प्रकार यह शिखर भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए शाश्वत सतर्कता को सुविधाजनक बनाने के लिए बेस की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अगला जो न्यूज़ है वो हमारा ज्ञान भारतम या भरतम तो नहीं होना चाहिए था, भारतम होना चाहिए था, खैर लिखा हुआ है ज्ञान भारतम मिशन। संस्कृति मंत्रालय ज्ञान भारतम, हाँ भारतम है तो ये मिस्टेक है यहाँ पे। ज्ञान भारतम नाम की एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल शुरू कर रहा है, जिनका मकसद भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करना है, डिजिटाइज करना और फैलाना है। इस मौके पर पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? विज्ञान भवन नई दिल्ली, 11 से 13 सितंबर पहला ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री 12 सितंबर को सम्मेलन को संबोधित करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी से प्रेजेंटेशन सुनेंगे। भारत के गृह मंत्री 13 सितंबर को समापन सत्र का उद्घाटन करेंगे। कौन करेंगे? गृह मंत्री 13 सितंबर को समापन सत्र का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को फिर से हासिल करना। पांडुलिपि विरासत से भारत में पांडुलिपि विरासत से माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को फिर से हासिल करना। भारत और विदेश से 1100 से ज़्यादा विद्वान, विशेषज्ञ, संस्थान और सांस्कृतिक प्रतिनिधि इस 3 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन भारत की पांडुलिपियों के संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक स्तर पर साझा करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेगा। कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। ज्ञान भारतम मिशन भारत की विशाल पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने, डिजिटाइज करने और बढ़ावा देने की एक राष्ट्रीय पहल है। यह मिशन आने वाली पीढ़ियों के लिए परंपरा को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। इस मिशन के लिए 482.85 करोड़ रुपए, जो कि 2024 से लेकर के 31 के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें कृति संपदा डिजिटल रिपोजिटरी में पहले ही 44.07 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियों को डॉक्यूमेंट किया जा चुका है। ज्ञान भारतम कॉन्फ्रेंस पहला अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने देश भर के स्टेक होल्डर्स को भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा करने, विचार विमर्श करने और आगे का रास्ता तय करने के लिए आमंत्रित किया है। ज्ञान भारतम कॉन्फ्रेंस में 1400 से ज़्यादा युवा प्रतिभागियों और 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो भविष्य के लिए संरक्षण के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारत की पांडुलिपि विरासत को विश्व स्तर पर सुलभ बनाने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल उपकरण और एआई इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। ज्ञान भारतम मिशन के उद्देश्य आप समझ ही चुके हैं, एक ही चीज़ को बार बार लिखा जा रहा है। ज्ञान भारतम मिशन को भारत की पांडुलिपि विरासत को फिर से जिंदा करने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जिसमें संरक्षण, डिजिटलीकरण, स्कॉलरशिप और ग्लोबल आउटरीच को मिलाया गया है। इसके मकसद सिर्फ फिजिकल कलेक्शन को
फिजिकल कलेक्शन को सुरक्षित कर रखना नहीं, बल्कि इनका मकसद जो है पांडुलिपियों को शिक्षा, रिसर्च और सांस्कृतिक गौरव के लिए एक जीवित संसाधन के तौर पर फिर से स्थापित करना है। इसके मुख्य उद्देश्य ये इसकी क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, फिर से लिखा हुआ मतलब फिर से है। उद्देश्य क्या है? पहचान और दस्तावेजीकरण करना है, संरक्षण और बहाली करना है, डिजिटलीकरण और रिपोजिटरी का निर्माण करना है, अनुसंधान, अनुवाद और प्रकाशन करना है, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण देना है, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है, जुड़ाव और प्रचार करना है, वैश्विक सहयोग और शिक्षा को बढ़ावा देना है। आदि संस्कृति क्या है? आदि संस्कृति परंपरा को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आदि संस्कृति का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। यह एक प्रमुख डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो जनजातीय कला रूपों, विरासतों को संरक्षित करने, आजीविका को सक्षम बनाने और भारत के जनजातीय समुदायों को दुनिया से जोड़ने का काम करेगा। जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने औपचारिक रूप से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिससे जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए एक नए डिजिटल युग की शुरुआत हुई है। आदि संस्कृति को जनजातीय समुदायों की संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए दुनिया के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में देखा जा रहा है। यह एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है जो जनजातीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को वैश्विक पहुंच प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा है आदि विश्वविद्यालय, डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकेडमी। अभी ट्राइबल डांस, पेंटिंग, क्राफ्ट्स, संगीत और लोक कथाओं पर 45 इमर्सिव कोर्स दे रहा है। आदि संपदा सामाजिक संस्कृति रिपोजिटरी 5 विषयों पर 5000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन, जिसमें पेंटिंग, डांस, टेक्सटाइल और कपड़े कलाकृतियाँ और आजीविका शामिल है। आदि हाट ऑनलाइन मार्केट प्लेस अभी ट्राइफेड के साथ इंटीग्रेटेड है। यह ट्राइबल कारीगरों के लिए एक डेडिकेटेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में विकसित होगा, जिससे अस्थायी आजीविका और सीधे कस्टमर तक पहुंच मिलेगी। राज्य टीआरआई के समन्वय से निर्माण कार्य। टीआरआई क्या है? तो आदि संस्कृति को राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों टीआरआईज के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत विकास में जमीनी स्तर पर भागीदारी, प्रामाणिकता और तालमेल सुनिश्चित हो सके। इसके पहले चरण में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओ माय गॉड कितने सारे राज्य, फिर से देख लेते हैं। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। मैप पे देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ऐसे तो याद रहने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के टीआरआईज ने जनजातीय कलाकृतियों के दस्तावेजीकरण, सामग्री संग्रह और डिजिटल मैपिंग में योगदान दिया है। इस सामूहिक प्रयास ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नींव रखी है जो भारत के जनजातीय विरासत की विविधता और समृद्धि को दिखाता है। CIL NSTFDC ने युवा छात्रों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कोयला मंत्रालय के तहत कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSTFDC ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों EMRS में नामांकित आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है। MOU पर हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली में नेशनल ट्राइबल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री जुएल ओराम की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित किया गया था।
डिजिटल एक्सेस करियर मेंटरशिप, मासिक धर्म स्वच्छता और शिक्षक क्षमता निर्माण के माध्यम से ईएमआरएस में आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाना शीर्षक वाली इस परियोजना का उद्देश्य भारत में आदिवासी युवाओं को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा, प्रौद्योगिकी और समग्र विकास की शक्ति का उपयोग करना है। परियोजना के मुख्य घटक इस प्रकार हैं। पहला है डिजिटल शिक्षा। डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए डेस्कटॉप, यूपीएस और टैबलेट का वितरण किया गया। करियर मेंटरशिप, आदिवासी छात्रों को करियर चुनने में मार्गदर्शन के लिए संरचित कार्यक्रम। करियर मेंटरशिप। मासिक धर्म स्वच्छता, छात्राओं के स्वास्थ्य और गरिमा को बढ़ावा देने के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसिनेटर लगाना। तो ये हमारा काम था। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो है दूसरा एंड्रॉयड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर वेसल भारतीय नौसेना को सौंपा गया। जीआरएसी यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा, पढ़े थे भी थोड़ी देर पहले, जीआरएसी देखे थे हम लोग, द्वारा बनाए गए 8 ASWSWC एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट में से दूसरा एंड्रॉथ जो है 13 सितंबर 2025 को जीआरएसी कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम है। एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जहाज़ों को भारतीय रजिस्टर ऑफ शिपिंग IRS के वर्गीकरण नियमों के अनुसार जीआरएसी कोलकाता में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया गया है और ये नौसेना की पनडुब्बी रोधी तटीय निगरानी और माइन बिछाने की क्षमताओं को मजबूत करता है। एड्रॉथ नाम का रणनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व है जो लक्षद्वीप समूह के एड्रॉथ द्वीप से लिया गया है। एड्रॉथ नाम लक्षद्वीप समूह के एड्रॉथ द्वीप से लिया गया है और यह भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह जहाज़, जिसकी लंबाई जो है 77 मीटर है, 77 मीटर, डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से चलने वाले भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धपोत हैं। ये अत्याधुनिक हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी एंटी सैलो वाटर एंटी ASW क्या था, एंटी सबमरीन वारफेयर, ASW था, एंटी सबमरीन वारफेयर, स्वदेशी ASW रॉकेट और उन्नत उथले पानी के सोनार से लैस है जो तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों का प्रभावी ढंग से पता लगाने और उससे निपटने में सक्षम है। एड्रॉथ की डिलीवरी भारतीय सेना की स्वदेशी जहाज निर्माण यात्रा में एक और मील का पत्थर है जो 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बनाए रखता है और बढ़ती घरेलू क्षमताओं और आयात पर निर्भरता को कम करने का प्रमाण है। हम लोग ये एक और न्यूज़ देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को पॉज कर देंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ऑब्वियसली इसमें 54 पेजेस हैं तो हम लोग नहीं देख पाएंगे एक ही बार में, एक ही वीडियो में, और मैं लॉन्ग वीडियो बनाना नहीं चाहता मैराथन टाइप का, तो थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं। 17 न्यूज़ हो गया है, बाकी का जो है अगला करेंगे। अभी इसको लास्ट को देख लेते हैं। भारत की 7 नई प्राकृतिक धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के पंचगनी, महाबलेश्वर के दक्कन ट्रैप और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहाड़ियों को शामिल किया गया है। इन 7 स्थलों के जुड़ने से भारत में धरोहर स्थलों की कुल संख्या 69 हो जाएगी, जिसमें 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित और 17 प्राकृतिक धरोहर स्थल शामिल हैं। इन जगहों के चयन पर यूनेस्को के प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि इन धरोहर स्थलों को सूची में शामिल करना देश की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लिस्ट में शामिल 7 नई जगहों पर एक नज़र। पहला, डेक्कन ट्रैप, पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। मतलब हम लोग देखेंगे डेक्कन ट्रैप कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक का
उडुपी नाम का जगह में है। मेघालय युग की गुफाएं, जो कि मेघालय में नाम से पता चल रहा है, पूर्वी खासी पहाड़ियों में ये है। नागा हिल ओफ्यूलाइट, ये नागालैंड में है, नाम से पता चल रहा है नागालैंड। ये कहाँ पर है? कीफिरे में है। एर्रामैटी डिब्बालू, ये नाम से नहीं पता चल रहा है। एर्रामैटी डिब्बालू आंध्र प्रदेश में है, जो कि विशाखापत्तनम के पास है। तिरुमाला पहाड़ियों की प्राकृतिक विरासत, ये तिरुमाला पहाड़ी कहाँ पर है? ये इसकी प्राकृतिक विरासत आंध्र प्रदेश में है, जो कि तिरुपति के पास है। वर्कला जो कि केरल का है, प्राकृतिक विरासत है। अभी हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट जो 18 वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, पार्ट 2 में। पार्ट 2 ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा नेशनल वाला है ना, राष्ट्रीय घटनाक्रम है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।